नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपने बिंदुसार के बारे में अध्ययन किया और उसमें हमने देखा कि जब बिंदुसार के शासन के समय जब तक्षशिला में दो विद्रोह होते हैं, प्रथम विद्रोह को समाप्त करने के लिए, दबाने के लिए अशोक को भेजा जाता है और द्वितीय जो विद्रोह हुआ उसमें भी अशोक का भेजने का प्लान था, लेकिन अमात्य वर्ग ने अशोक को किसी भी तरीके से रोक लेते हैं और जो उत्तराधिकारी घोषित किया गया राजकुमार है सुसीम, उसको वहाँ पे तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया जाता है और उसी दौरान जो बिंदुसार है उसकी मृत्यु हो जाती है। अमात्य वर्ग जो अशोक है उसको वहाँ पे शासक बना देता है, जिसको कहा जाता है राज्यारोहण। और अब अशोक के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक यहाँ पे शासन करता है। तो बात जान लेते हैं कि जैसे कि अभी मैं बता भी चुका हूँ कि अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया, किसके? जैन अनुश्रुति के माध्यम से। जैन अनुश्रुति से हमें ये ज्ञात होता है कि बिंदुसार अपना उत्तराधिकारी तो घोषित करता है सुसीम को, लेकिन जो शासक बनता है वो बनता है अशोक। इसका मतलब है बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध क्या बनता है? शासक बनता है। इसके आगे राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व और राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। इसका मतलब मैं समझाऊं कि जिस तरीके से वह बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध यहाँ पे शासन पे अपना अधिकार करता है, वह तो कहलाता है राज्यारोहण, जो 273 ईसा पूर्व में हो जाता है। लेकिन वहाँ पे सुसीम जो है उसके भी कुछ समर्थक होंगे, वह नहीं चाहते कि अशोक जैसे शासक बने, तो कुछ तो समर्थक सुसीम के होंगे, कुछ अशोक के होंगे। तो जब तक उन सबको मतलब एक मगध में जो अस्थिरता पनपी उसको शांत करने में लगभग इसको 4 वर्ष का समय लग गया। उसके बाद जितने भी उसके जैसे स्टेट्स के अंदर जो गवर्नर थे, जो प्रांतीय जो शासक थे, उन सब ने भी जब इसको स्वीकार कर लिया शासक, तो उसके बाद में वह अपना राज्याभिषेक करवाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझ लीजिए कि जब बिंदुसार की मृत्यु होते ही तुरंत जो शासन पे अधिकार करता है वो तो कहलाता है राज्यारोहण, और उसके बाद जब वह अपने सिंहासन पे विधिवत रूप से बैठता है तो उसको कहता है राज्याभिषेक, मतलब राज्याभिषेक करवाने के बाद। अब बात करते हैं अशोक के नामों की कि वहाँ पे ग्रंथों में या अभिलेखों में अशोक का क्या नाम मिलता है। तो अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की, गुर्जरा, उद्देगोलम और नेटोर। बहुत सारे अशोक ने अभिलेख लिखवाए, लेकिन केवल और केवल ये 4 ही अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो फिर बाकी में क्या मिलता है? बाकी में देखिए, अभिलेखों में अशोक को देवनामपीय या देवनामपीयदशी की उपाधियों से विभूषित किया गया है। जिस तरीके से अब मान लो अभिलेख उन्होंने लिखवाया तो उसमें प्रारंभ में ये लिखवाया कि राजा देवनामप्रिय या देवनामप्रियदशी ऐसा चाहते हैं। तो इस तरीके से जो प्रारंभ किया उसमें बाकी सब में तो इन उपाधियों का प्रयोग किया गया है, केवल इन 4 के अंदर अशोक का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक या राजा अशोक ऐसा चाहते हैं। आगे बात करूं, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक जो है वो राज्याभिषेक जब हुआ और उस अभिलेख के अंदर ये शिलालेख जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि वह अपने आप को बुद्ध शाक्य कहते हैं। क्यों कहते हैं बुद्ध शाक्य? आपको जैसा कि आप जानते हैं महात्मा बुद्ध शाक्य गणराज्य, महात्मा बुद्ध के जो पिता हैं वो कहाँ के शासक हैं? शाक्य जो गणराज्य हैं वहाँ के प्रमुख होते हैं, और इसीलिए अशोक अपने आप को महात्मा बुद्ध और उसका जो कुल है शाक्य उससे जोड़ता है, मतलब शाक्य गणराज्य से जोड़ता है कि मैं उसी कुल अपना संबंध उससे स्थापित करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। इसके बाद में बात करते हैं उसके परिवार की। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ। इनसे एक पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ।
विदिशा की जो राजकुमारी थी उससे अशोक का विवाह हुआ और उससे एक पुत्र जो पुत्री की जन्म हुआ जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने भी जाते हैं, पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र। अशोक की रानी का नाम कारुवाकी मिलता है, कहाँ पे? अभिलेखों में। हो सकता है उसके रानियां कई हो रही होंगी, लेकिन जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो अभिलेखों से प्राप्त होते हैं और अभिलेखों में जो अशोक की रानी का नाम मिलता है वो मिलता है कारुवाकी। इसके आगे बात करें साम्राज्य विस्तार की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर व खोतान को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बात कर रहे हैं राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व। इसका मतलब 7 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे ईसा पूर्व चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसमें से तो माइनस करेंगे लेकिन वो बाद का समय होगा। तो 262 ईसा पूर्व में अशोक ने कश्मीर और खोतान को अपने मगध साम्राज्य में मिला लेता है और साम्राज्य का इस तरीके से विस्तार करता है। आगे देखते हैं। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करते हैं। उस समय वहां का शासक जो है कलिंग का वो है नंदराज, और यह हमें पता चलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग, फिर वही बात, 8वें वर्ष, इसका मतलब 269 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं और हाथी गुम्फा अभिलेख से यह हमें पता चलता है कि उस समय वहां का शासक नंदराज हुआ करता था। शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य व केरल को सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताया गया है और शिलालेखों में यह स्पष्ट किया गया है कि जो चोर, चेल और जो पांड्य शासक है वो सीमावर्ती प्रदेश है, मतलब वो स्वतंत्र राज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राज्य हैं ये मगध में सम्मिलित नहीं है। इसके आगे बात करते हैं उसके शस्त्र त्याग की। कलिंग नरसंहार से अशोक विचलित, श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म में दीक्षित। कलिंग का जो युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व है, उस समय का सबसे भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए और लाखों की संख्या में ही वहां पे उनके मतलब अपाहिज हो गए। जब वह अपने आप को बहुत ही महान सम्राट समझ रहा था कि कलिंग जो राज्य है वह मगध में नहीं मिलना चाहता था, लेकिन मैंने युद्ध के नौक पे उसको हरा दिया, पराजित कर दिया और उस कलिंग जो राज्य है उसको मैंने मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये बात अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन बौद्ध धर्म के निग्रोध और उपगुप्त उसको समझाते हैं कि महाराज आप अपने आप को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं कि मैंने कलिंग जैसे साम्राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी जीत हुई है या हार। आप चलिए मेरे साथ, जहां पे युद्ध हुआ था वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आप जीते हैं या हारे हैं। अशोक को लेके जाते हैं युद्ध स्थल पे, वहां पे देखते हैं चारों तरफ लाशें पड़ी हैं और कुछ लोग अपाहिज हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है और चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। और इस दृश्य को देख के अशोक का मन विचलित हो जाता है और उसके बाद वह ग्रहण करता है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन देता है? उपगुप्त, और उन्हीं के प्रभाव से वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है। जब बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है तो उसके बाद वह भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा करते हैं। क्या है भेरी घोष और धम्म घोष? भेरी घोष का मतलब आपने देखा होगा जब भी युद्ध प्रारंभ होता है तो उससे पहले या तो कोई शंखनाद किया जाता है या इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक इस तरीके की जिसको बजाने का जो यंत्र होता है उसको आवाज मारते हैं और जिससे ये स्पष्ट करते हैं कि अब हम आक्रमण करने वाले हैं, जिसको कहा है भेरी घोष। और उसके बाद में धम्म घोष। धम्म घोष का मतलब लोगों के सेवा से संबंधित कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि धम्म से संबंधित अभी अशोक का धम्म क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि वह उसने सदा सदा के लिए अपने इस युद्ध नीति को त्याग दिया और क्या ग्रहण कर लिया? धम्म घोष ग्रहण कर लिया, लोगों की सेवा करने का जिम्मा उठा लिया। उसके बाद बात करें राजतरंगिणी कल्लन। राजतरंगिणी जिसका राइटर है कौन? कल्लन के अनुसार पूर्व में अशोक शिव का उपासक और बाद में मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में वह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है या बौद्ध धर्म में आ जाता है।
अपने भारतीय इतिहास को जब देखते हैं तो इतिहास की सबसे प्रथम जो पुस्तक मानी जाती है, जो बिल्कुल इतिहास के जो पॉइंट्स हैं या कहें कि इतिहास के जो मानक हैं उनको परिपूर्ण करती हैं, और वह पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसको कश्मीर के कल्हण ने उसको लिखा था, उसके राइटर हैं। और उसमें ये लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले शिव का उपासक था और उसके बाद मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? राजतरंगिणी जो ग्रंथ है उसमें। उसके आगे बात करें कि उसका निर्माण कार्य क्या है। निर्माण कार्य में हालांकि बहुत सारे उसने शिलालेख, गुहाएं, अलग अनेक निर्माण करवाए, स्तूपों का निर्माण करवाया, लेकिन यहाँ पे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 गुहाओं का निर्माण के बारे में बात की गई है। हालांकि इन शिलालेखों से संबंधित मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसका बटन आपको आई लिंक में मिल जाएगा, आप उनका वहाँ पे उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो निर्माण कार्य में 4 गुहाओं का निर्माण करवाया। कहाँ पे? बराबर की पहाड़ियों में, ये पहाड़ी का नाम है, तो वहाँ पे निर्माण करवाए। क्यों? कारण सुदामा, विश्व झोपड़ी और चापर, ये 4 जो गुफाओं के नाम हैं, इनका निर्माण करवाया गुहाओं का। और इन गुहाओं का निर्माण क्यों करवाया? आजीवकों के निवास हेतु। आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु हुआ करते थे उनके लिए ये निर्माण करवाया था। और इसी के साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहीं पे ये 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, लेकिन प्रथम ये जो मैंने 3 रेड कलर में है, कर्ण, सुदामा और विश्व झोपड़ी, इसके अंदर वहाँ पे लेख भी लिखे मिलते हैं, लेकिन इस चापर गुहा है इसके अंदर कोई लेख नहीं मिलता है। इसके आगे बात करें उसकी धम्म यात्राओं की, तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वह बोध गया की यात्रा करते हैं। बोध गया की यात्रा क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आया होगा, लेकिन उसका जवाब मैं बता देता हूं। क्योंकि बोध गया, महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसीलिए अशोक भी राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा करता है। और 20वें वर्ष लुम्बिनी मतलब कपिल वस्तु की वह यात्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, इसलिए वह 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। और जब वहाँ पे यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पे एक घोषणा करते हैं। घोषणा ये करते हैं कि ये महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण मैं यहाँ का जो भूमि कर है वो 1/6 से घटाकर 1/8 करता हूँ। इस तरीके की उसने घोषणा की। यह हमें कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पे रूमनदेही जो अभिलेख है उसमें स्पष्ट किया गया है कि अशोक ने जब 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा पे आता है, अपनी धम्म यात्रा पे आता है, तो जब महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण यहाँ की भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी गई। और ये है अशोक का अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्णन। इसके बाद में अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अशोक का धम्म क्या है। जैसे अभी धम्म यात्राएं जो की है, लेकिन अशोक का धम्म है क्या, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।